हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नेम है यू आर माई डेस्टिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें ड्रामे के हीरो लिंग फेंग को दिखाया जाता है, जिसे कि असिस्टेंट ही जियांग ब्रीफ कर रहा था कि मैंने आपके कहने पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी है कि आखिर को किसने गाड़ी के ब्रेक्स खराब करके आपको मारने की कोशिश की थी। सो लेट्स सी कि कौन है आपका दुश्मन। फिलहाल तो अपनी सेफ्टी के लिए फेंग ने कुछ दिन डिसअपेयर होने का डिसाइड कर लिया था। अपनी वाइफ को तो वो बिल्कुल नहीं भूला था, जिससे कि कुछ टाइम पहले ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। अचानक ही जी को बैड न्यूज़ मिलती है कि किसी ने बॉस की वाइफ शन पे अटैक करने की कोशिश की है। अब हमें शन को दिखाया जाता है जो कुछ गुंडों से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रही थी। एंड टाइम पे फेंग ने आके उसे बचा लिया था। अपनी वाइफ को भला मुश्किल में वो कैसे देख सकता था। उन गुंडों की भी जम के पिटाई करता है। इसी के साथ ही ये सीन तो कट। शन की बेस्टी मैंग बहुत सारे बंदों को उसके पास लाती है कि अपना कोई बॉडीगार्ड सेलेक्ट कर लो। फैंग के डिसअपेयर होने के बाद शन ही टेम्परेरी कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। यहीं पे इंटरव्यू देने के लिए फेक आइडेंटिटी के साथ हमारे हीरो फैंग भी आया होता है। बाकी सबकी निस्बत शन को यही अच्छा लगा था। अब ये सोच रहा होता है कि कहीं ये मुझे पहचान न ले, लेकिन शुक्र है कि उसे इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसे जांचने के लिए अभी के अभी शर्ट उतारने को भी बोलती है। वो सरप्राइज के ऐसा कौन करवाता है भला इंटरव्यू के दौरान। ऑर्डर तो उसे मानना ही था, अगर एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह वाइफ की केयर करनी थी तो। बट तभी अचानक ही एंट्री हो जाती है फैंग के ग्रैंडपा की। मजे की बात कि किसी ने भी फैंग को पहचाना ही नहीं होता। वो आते ही शैन पे भड़क जाते हैं कि अभी तुम्हारे हस्बैंड को मिसिंग हुए कितने ही दिन गुजरे हैं कि तुम किन कामों में लग गई हो। वो तो शुरू दिन से ही शैन को पसंद नहीं करते थे, अब तो बेचारी को पॉइंट आउट करने का बहाना मिल गया था। एक्चुअली में बात कुछ यूँ है कि फेंग और शैन की बिजनेस मैरिज हुई थी। ग्रैंडपा इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं थे। मेन रीज़न ये था कि शैन के डैड जीटियान, जो कि गू फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ही अपनी बेटी का रिश्ता नाइफ फैमिली में किया है। इससे पहले कि शैन को हिट भी करते, फेंग उसे बचा लेता है। अब तो ग्रैंडपा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये स्ट्रेंजर तुम्हारी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा है। शैन का दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है कि ग्रैंडपा कैसा समझते हैं मुझे, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। फेंग इंटरव्यू में पास हो गया था। स्टिक लगने से जो उसे चोट आई थी, शैन उस पर मेडिसिन भी लगा देती है। ऑब्वियसली सी बात है, ये उसी की वजह से ही हुआ था। ऊपर से एक्सीडेंटली उसकी लैब पे भी जा गिरी थी। इससे पहले कि फैंग को पहचानती, शैन को उसके पापा की कॉल आ जाती है, जिनका मिशन भी अपनी बेटी को बातें सुनाने का ही था कि तुम्हारी शादी नाई फैमिली में हुई, उसका हमें आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो फैंग भी गायब है। अब वो तो यही चाहते थे कि उसकी जगह पे जहाँ पे कि ये एक सीईओ बन गई है तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम ही करवा ले, कब तक इनोसेंट बनी फिरती रहेगी। शैन तो ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि ठीक है, मेरी फैंग के साथ आपने फोर्स्ड मैरिज करवा दी थी, लेकिन मैं एक चीटर वाइफ बन के कभी उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचूंगी। शैन का भड़कना तो बनता था कि डैड अपनी बेटी से ज़्यादा मनी से प्यार करते हैं। ये सारी बातें फैंग ने भी सुन ली थी। उसके दिल में तो अपनी वाइफ को लेकर इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे कि फैंग ऑलरेडी ही शैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे शैन की मॉम एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इल पड़ गई थी। अब डैड ने उनकी केयर करने के लिए जो मेड हायर की थी, उसने तो उन्हीं को ही सीड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। सो बाद में जैसे ही शैन की मॉम की डेथ हुई तो उसी लालची औरत ने इसके डैड के साथ शादी कर ली। और आज तक ये उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था। ये तो अपनी स्टेप मॉम से काफ़ी ज़्यादा हेट भी करती आई है। अब पास्ट की मेमोरीज को याद करके बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंगो से तसल्ली देने लगती है। नेक्स्ट इसके डैड की बर्थडे होती है तो अपने साथ ही फैंग को भी लेके पहुंच आई थी वहाँ पे। और यहीं पे हमें इसके छोटे भाई को भी दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा क्रेजी टाइप ही पर्सन होता है। एक मेड के साथ टकराने से उससे कुछ सामान वगैरह नीचे गिर गया था और मॉम तो उल्टा आके उसे ही थप्पड़ मार देती हैं कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है। मीन के अपने बेटे को लेके तो वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे डैड इससे फिर से वही नाई फैमिली की प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करना चाहते थे। और ये सारी बातें तो हमारा हीरो भी बैठा सुन रहा होता है। जिस तरह से वो इसके भाई का ख्याल रख रहा था, ये सब कुछ देख के यहाँ पे शैन को तो काफ़ी अच्छा फील होता है।
मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट तो होने लगा था कि जैसे ये फेंग ही है मेरा हस्बैंड। खैर डैड की तो अभी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती है। वो तो यही चाहते थे कि हमारी बेटी बस जल्द अज जल्द सारी की सारी प्रॉपर्टी हथिया ले, लेकिन अभी भी इसकी ना ही होती है। और इस बात पे डैड तो इस पे बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं कि अगर तुमने बहुत जल्द कुछ ना किया तो फिर पता नहीं हमारा क्या बनेगा, तुम तो मेरी बेटी बनने के भी बिल्कुल लायक नहीं हो। अब ये सारी बातें तो यहाँ पे मॉम खड़ी सुन रही थी और स्माइल भी करती हैं कि इसके साथ तो अच्छा हो रहा है। और साथ ही साथ एक और घटिया सा प्लान भी उन्होंने बना लिया था। ड्रिंक में कुछ मिला के लाती हैं इसके पास कैसे पी लो, लेकिन हमारा हीरो होता है ना इसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो फौरन से ही वाइन लेके खुद ही पीने लगा था, जिसके बाद ही उसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया था। अब तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वाकई में स्टेप मॉम ने उसमें कोई मेडिसिन मिला ही दी थी। अब ये उसे देखने के लिए आती है कि क्या तुम ठीक हो, और ये तो उसे पकड़ के किस कर लेता है। यार ये जस्ट हमारे हीरो की इमेजिनेशन ही होती है, रियल में वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। इवन कैसे भी कहने लगा था कि देखो यहाँ से चली जाओ, लेकिन उसे चिंता हो रही होती है कि पता नहीं इसका क्या हाल हुआ है। इवन के मेरी वजह से ही तो वो ड्रिंक किसने पी थी। खैर तभी यहाँ पे ये बेहोश हो जाता है और वो इसकी केयर करने लगी थी। फिर थोड़ी देर के बाद ही इसे होश आ ही जाता है। वो इससे पूछना तो चाह रही थी कि आखिर को तुम्हें कैसे पता चला था कि वो वाली ड्रिंक में मेडिसिन मिली हुई थी। ये फिलहाल तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। नेक्स्ट ये असिस्टेंट ने आके इसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आपकी गाड़ी के ब्रेक्स किसी और ने नहीं बल्कि शैन के डैड गू जीटियान के कहने पे ही किसी ने ख़राब कर दिए थे। मीन कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। इसे तो ये सारी बातें सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लगता है कि एक तो वो शैन के डैड है, अब मैं उन्हें क्या ही कहूँ। और जैसे अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है, वो तो अब फिलहाल मैंग को मैसेज करके स्माइल कर रहा था। दिन रात बस उसे गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेजेस करता रहता है, लेकिन फिलहाल तो मैंग ने इसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ उसे मैसेजेस करके ही खुश हो जाता है। और इसे इतने लव में देख के हमारा हीरो तो काफ़ी सरप्राइजिंगली इसे देख ही रहा था। अब तभी ऊपर से इतने में शन की भी एंट्री हो जाती है, जो कि अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए ही आई थी। ये अपनी असिस्टेंट को फौरन से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद ही फौरन से आके शन को संभालने लगा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होके ही आई थी। उसे बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाता है। जैसे उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा था तो वो दोबारा से उसे पूछने लग जाती है कि आखिर को तुम्हें कैसे पता चला था कि मेरी स्टेप मम्मी ने उस वाइन में कुछ मेडिसिन मिलाई हुई थी। जाहिर सी बात है तुम्हें मालूम था तभी तो तुमने वो पी ली थी। ये कहता है कि मुझे तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली पे ही डाउट है, अब तुम क्या करोगी इस बारे में। अब ये थोड़ी सी हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली पे तुम्हें डाउट है। यहाँ पे इसके पूछने पे वो तो अपने ही हस्बैंड की बुराइयां करना भी स्टार्ट कर देती है कि वो बहुत ही खड़ूस किस्म का बंदा है। इवन कि मेरी उससे शादी हुई है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, और अचानक ही मिसिंग भी हो गया। ये क्या बात हुई। अब उसकी वजह से मुझे पूरी कंपनी भी संभालनी पड़ रही है और ग्रैंडपा से बहुत सारी बातें भी सुननी ही पड़ती हैं कि मैं तो चाहती ही यही थी कि कंपनी को संभालूं, इवन कि सारी की सारी कंपनी अपने नाम भी कर लूं। ये सारी बातें सुन के अब वो कह देता है कि देखो जैसे आप फैंग को समझ रही है ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब वो तो जाहिर सी बात है खुद को ही डिफेंड करने लगा था। अब तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि कैसे गुजीटिया ने इनकी कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की थी। जब वो पकड़ा गया था तो फिर मिन्नतें करने लगा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अगर आप जो भी कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। सो तभी हमारा हीरो उनकी बेटी के साथ ही बिजनेस मैरिज करने के लिए माना था, और डैड ने इसे बताया हुआ था कि तब फैंग ने ज़बरदस्ती उन्हें कहा था कि अपनी बेटी की शादी हमसे करवा दे। अब ये सारी रियलिटी के बारे में उसे बता तो देता है। अभी भी ये थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फैंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ये इस बात का कोई भी खास जवाब नहीं देता है। यार अभी अचानक जैसे उससे बातें कर रही होती है तो इसे कॉल आती है कि जिस क्लाइंट से मिलके प्रोजेक्ट लेना था वो तो इसने लिया ही नहीं, बस ऐसे ही ड्रंक होके बाहर आ गई थी। अब इसे ही कहती है कि मुझे होटल में लेके जाओ, और यहीं पे ही किसी अननोन पर्सन ने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। जैसे ही घर पहुंचती है तो ग्रैंडपा तो पहले से ही इसे पॉइंट आउट करने से बिल्कुल भी पास नहीं आते हैं। फिर से पहले की तरह क्रिटिसाइज करना स्टार्ट। अब की बार ये भी कहने लगे थे कि तुम्हें ना एक मिस्टर के पास जाके उनका प्रोजेक्ट लेके आना है। अगर ऐसा काम कर दिया तो फिर वाकई में मैं मान जाऊंगा, तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लूंगा। ये तो खुश हो जाती है कि अच्छी बात है, और अब की बार तो ग्रैंडपा को मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी, और वो जो भी मिस्टर जी हैं उनसे अपने प्रोजेक्ट की बात करके ही रहूंगी। सो नेक्स्ट एक एग्जीबिशन हॉल में पहुंच आए थे।
इन सारी पेंटिंग्स को देख के इसे अपनी मॉम की याद आ जाती है कि आज से 15 साल पहले मैं उनके साथ यहाँ पे आया करती थी, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई है तब से तो आना भी छोड़ दिया मैंने। मेरे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं। अब तभी ही जी का असिस्टेंट आके कहता है कि सॉरी, हमारे बॉस बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सो उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। यहाँ से वापसी पे कुछ गुंडों ने इन पे अटैक कर दिया था। अभी भी इनके दुश्मन इनके पीछे ही पड़े हुए होते हैं। दोनों उधर से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इनके हमारे हीरो ने तो उन गुंडों की अच्छे से कुट भी लगा दी थी। अब यहीं पे हमें मिस्टर जी को भी दिखाया जाता है, जिनकी की नज़र जैसे ही शन पे पड़ती है ऐसे मानो के जैसे कि उसे इससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया। वो काफ़ी प्रीटी लग रही थी। अब इससे पहले के गुंडे शन के पास आते मिस्टर जी उसे उठा के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़के ही हमारी क्यूट सी हीरोइन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगे थे। प्लीज़ के आने की आवाज़ सुन के अब वो गुंडे साहब तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब फैंग तो जेलिसी में आके फौरन से ही शैन को मिस्टर जी से दूर करता है। अब जैसे शैन को पता चलता है कि ओहो, तो मिस्टर जी कोई और नहीं बल्कि यही पर्सन है जिन्होंने कि उन गुंडों से बचाने में मेरी हेल्प भी की है, तो वो जैसे इसके गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फौरन से फिर से शैन को उसने इससे दूर ही कर दिया था। मिस्टर जी इन दोनों को घर ही लेके आ गए थे कि होटल में रहना सेफ नहीं होगा। वेल, इसके हाथ पे चोट लगी थी तो यहाँ पे शैन मेडिसिन वगैरह लगा देती है। ये तो सारे इन्वायरमेंट को ही देखने लगा था कि आखिर को शैन का यहाँ पे रहना ठीक भी है कि नहीं है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में जैसे मिस्टर जी से बात करती है तो वो कह देते हैं कि आज नहीं कल, आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये भी मजबूरी में मान लेती है कि ठीक है। रात को जहाँ पे कि शैन एक रूम में सो रही थी, बाहर ही दिखाया जाता है कि अब तो मिस्टर जी पे हमारे हीरो ने पहरा ही दिया हुआ था। बेचारा वॉशरूम भी जाना चाहता है तो ये उसके पीछे पीछे आ जाता है कि मेरे बगैर तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। और ये सारी बातें तो शैन ने भी सुन ली थी और वो स्माइल करने लगती है कि वाह, मेरा बॉडीगार्ड तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगले ही दिन ये बेचारी फिर से उससे प्रोजेक्ट की बात करने के लिए जैसे ही कुछ बोलती है तो वो तो ऐसा रिएक्शन देता है जैसे कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि ये जो भी कहती है कहती रहे। ऐसे ही तो वो बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने भाव दिखाया करता था। अब यहाँ पे हमारा हीरो तो सारी बात को समझ जाता है। फैंग फौरन से मिस्टर एलेक्स को कॉल करता है, जिसका कि बहुत बड़ा फैन मिस्टर जी होता है। अब तो फौरन से इनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए वो मान ही गया था। खैर, अब फाइनली इनका जो भी प्रोजेक्ट साइन करवाने के लिए गए थे वो कंप्लीट हो ही गया होता है। दूसरी तरफ ये ग्रैंडपा के पास हमें एक शूजी नामी लड़की को दिखाया जाता है जो कि फैंग को पसंद करती थी और यही चाहती थी कि उससे शादी भी हो जाए। यहाँ पे ग्रैंडपा को शैन की ही फोटोज दिखा रही होती है। मीन के वो वाला स्ट्रेंजर कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि इसका कोई हायर किया गया बंदा था। यही कह रही होती है कि आपकी बहू को तो कोई भी शर्म है ही नहीं। देखें कैसे अपने बॉडीगार्ड के साथ ही एक होटल में गई थी, मतलब बंदे को थोड़ी सी तो शर्म होनी ही चाहिए। ये सब कुछ देख के ग्रैंडपा तो वाकई में बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। हस्बैंड क्या गायब हुआ, ये तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ही अफेयर चला रही है। अब तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि कैसे अचानक ही फैंग ने आके ग्रैंडपा को बताया था कि वो गू फैमिली की जो कि बेटी है शैन उससे शादी करना चाहता है। तब ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गए थे। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन तब हमारे हीरो ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने मेरी शैन से शादी ना करवाई तो मैं भी बिल्कुल नहीं करूँगा और आपको तो कभी भी ज़िंदगी में आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मजबूरी में ही ग्रैंडपा को हाँ भी करनी पड़ गई थी, वरना वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। अब खैर यहाँ पे भी उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर शैन से जान छुड़वानी है तो क्यों ना फिर से कोई चाल चली जाए। यहाँ से वापसी पे अब जैसे इसकी नज़र शैन पे पड़ती है तो ये अपने फ्लैशबैक की मेमोरीज में खो जाता है कि कैसे जब इसके मॉम डैड की डेथ हुई थी तब ये बिल्कुल तन्हा रह गया था। ग्रैंडपा को तो बस मनी की पड़ी होती थी, वो अपने बिजनेस में काम संभालते ही रहा करते थे। अब इसे एक दिन उदास देख के एक छोटी सी लड़की आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी और उसने इसे तसल्ली देने के साथ साथ ये भी कहा था ये मत समझना कि जैसे कि तुम्हारे मॉम डैड चले गए हैं तो वो बिल्कुल ही गायब हो गया हमारी लाइफ से। नहीं, बल्कि वो तो हमारे आसपास ही रहते हैं। कि तुम्हें पता है कि आसमान में जाके बिल्कुल स्टार्स ही बन जाते हैं। और तभी इसे कुछ तसल्ली सी हो गई थी और इसे कंफर्ट करने के बाद ही लॉलीपॉप देती हुई वो तो वहाँ से चली ही गई थी। और तभी से ये ऐसे मानो कि जैसे कि हमारे हीरो को इसी नन्ही सी लड़की से लव हो गया था।
अब जैसे उसे पता चला था कि ये तो गू फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसने मैरिज प्रपोजल भी भेज दिया। जैसे ये वापस आते हैं तो यहाँ पे ग्रैंडपा ने एक बोर्ड मीटिंग का अरेंज कर लिया था। ये बेचारी बताना तो चाह रही होती है कि मैंने फाइनली वो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, लेकिन ना ग्रैंडपा इससे पहले कि कोई भी बात करते तभी अचानक की एक और लड़की लू की एंट्री हो जाती है, जो कि एक एक्ट्रेस है। अपने साथ 2 बच्चों को लिए फिर रही थी कि ये तो फैंग के हैं। किसी ज़माने में रूमर्स फैले थे कि जैसे कि ये फैंग की गर्लफ्रेंड है। खैर ये सब कुछ देखते सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फैंग के अचानक की 2 बच्चे आ गए। ये दोनों बच्चे तो इस मैडम ने हायर ही किए हुए थे, पहले ही कुछ पैसे वगैरह जो दे दिए होते हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा खुद शॉक्ड लग रहे होते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। इवन के शन की शक्ल भी देखने वाली कि फैंग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, इवन कि मुझे तो अब उससे डिवोर्स ही ले लेनी चाहिए। ये मैडम आके शैन को ही बातें सुनाने लग जाती है कि देखो मैं तो फैंग के 2 बच्चों की माँ ही बन गई हूँ। ये सारी बातें फैंग भी खड़ा सुन ही रहा था। ये तो उसकी सारी बातों को ही मानने से इनकार कर देती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी अचानक ही हमारा हीरो इसके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद ये उसे कह देती है कि हाँ मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि जैसे कि फैंग ने आज तक किसी और लड़की को तो टच ही नहीं किया था। अगर उसने टच नहीं किया था तो ये 2 बच्चे कहाँ से आ गए। इसने तो खड़े खड़े उसे बहुत सारी बातें भी सुना दी थी। इवन के शूजी भी कह देती है कि लू तुम यहाँ पे आके झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे भी विश्वास है कि ये बच्चे फैंग के हो ही नहीं सकते हैं। अब ग्रैंडपा इन दोनों को लड़ने से मना करते हैं और इवन के फिर बाद में इस हाई सिचुएशन को देखते हुए फैंग खुद ही बोल पड़ता है कि ग्रैंडपा मैंने तो समझा था कि शायद आप में कुछ सेंस वगैरह होगी, लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं। अगर वाकई में ये फैंग के बच्चे हैं तो क्यों ना इनका डीएनए टेस्ट करवा लें। मेरे पास तो ऑलरेडी ही फैंग का एक हेयर मौजूद है और बस इनके सामने ही ला के रख देता है। थोड़ी देर के बाद ही इसके पास शैन पहुंच आई होती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो दोनों बच्चे तो फैंग के है ही नहीं, कोई ना कोई तो गड़बड़ी ज़रूर है ही सही, कहीं तुम ही तो फैंग नहीं हो। ये तो मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं नहीं, मेरा नाम तो रोंग शू है, आपको शायद के कोई गलत फहमी हो गई है। वो तो मैं बस बहुत अच्छे से ही मिस्टर फैंग को जानता हूँ, तो इसलिए मालूम है कि वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो तो आपको ही लेके लॉयल है। ये उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाली थी। एक दफ़ा जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करती है, यह बेचारा तो घबरा ही जाता है कि ओह नो, अब मैं क्या करूँगा। अब खुद पे शक करते देख के फैंग फौरन से कह देता है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है तो क्यों ना ऐसा करें कि फैंग के साथ मेरा ही डीएनए टेस्ट करवा लें, तो इस तरह से आपको सारी बात का मालूम हो जाएगा। ये भी मान जाती है कि बहुत अच्छा आइडिया, अब तो मैं मालूम करके रहूँगी कि तुम असल में रॉन्ग शू हो कि नहीं हो, या फिर फैंग हो। ये भी उसके क्लोज आके कह देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आप पता करवा लें। अब जैसे इसके क्लोज आता है तो इसे उसके साथ हुए एक किसका सीन याद आ गया था। अब तो इसके शक में मज़ीद इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट उसे लेके अपनी एक प्लेस पे आ गई थी और यहीं पे ही एक पप्पी को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। अब अपने मालिक को देखते ही फौरन से चिपक के उसके पास से आ गया था। एक्चुअली में पास्ट में फैंग के साथ मिलके ही उसने इस पपी को अडॉप्ट किया था और सिर्फ वो शैन और फैंग को ही जानता था। अब तो उसे यकीन हो जाता है कि इसका मतलब है कि तुम फैंग ही हो, लेकिन मान नहीं रहे हो। वो पपी तो इसके इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर देता है। अब ये भी कहती है कि ठीक है, अगर ये नहीं मान रहा है तो मैं भी इसे गुलवा के रहूंगी। अचानक ही मैंगी से मैसेज करती है कि तुमने जो डीएनए का पता करवाने का कहा था वो मालूम हो गया है कि रॉन्ग शू कोई और नहीं बल्कि इसी का ही हस्बैंड फैंग है। ये भी कहती है कि ठीक है, मेरे सामने तो इतना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, मैं भी अब इसे सिखाती हूँ। ये खुद ही अपने मुंह से बोल पड़ेगा कि मैं फैंगी हूँ। अब इसने मुझे फूल बनाने की कोशिश की तो की भी कैसे। फौरन से जैसे घर पहुंचते हैं तो ये कह देती है कि मुझे लगता है कि सुबह से तुमने कोई जॉगिंग वगैरह की नहीं है, अभी के 10 किलोमीटर जॉगिंग करके आओ। अब अपनी मालकिन का ऑर्डर तो इसे मानना ही था। बेचारा भाग भाग के थक हार के जैसे ही वापस आता है तो ये दोबारा से उसे वहाँ से जाने को ही बोलने लगी थी कि अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, और वैसे भी तुम जॉगिंग वगैरह नहीं करोगे तो फिर मुझे प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी को भी तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। इस बेचारे को दोबारा से भेज देती है। और तभी ऊपर से मैंग की एंट्री हो गई थी जो कि इसे पूछ रही होती है कि क्या अभी तक माना नहीं है कि यही फैंग है। ये भी कह देती है कि हाँ माना तो नहीं है, लेकिन अब ये कैसे सोच सकता है कि ये कब तक मेरी नज़रों से बचा रहेगा। उसकी फ्रेंड भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल उगलवा के रहो। यार वैसे एक बात तो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी वाली है कि ये तुमसे छुपा क्यों रहा है। फेक आइडेंटिटी के साथ ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड ही बन गया। काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस बात है।
इस बारे में तो इसने भी मालूम करने का सोच लिया था। वो बेचारा दोबारा से जैसा ही धक्का हार के आता है तो कह देती है कि यहाँ पे मेरे आने का वेट करो, अभी हम शॉपिंग पे चलेंगे, मैं ज़रा अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ये उसके आने तक का 2 घंटे पूरे वेट कर करके बहुत ज़्यादा ही थक गया था और वहीं पे ही सो जाता है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आती है तो इसे बड़े प्यार से ही देखने लगी थी। आखिर को उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम जो होता है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है तो फ़ौरन से उठ खड़ी होती है कि मेरा प्लान अब चेंज हो गया, हम लोग घर पे ही खाना खाएंगे। अपनी फ्रेंड के पास जाती है कि देखो जल्दी से एक स्पाइसी हॉट पॉट का अरेंज कर दो, वो भी घर पे। उसे वहाँ पता था कि फैंग को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जानबूझ के ये सारा काम किया होता है। अब मेरे सामने तो फूट ही देगा कि एक्चुअली में मैं रोंगशू नहीं बल्कि फेंगी हूँ। अब जो चीज़ें फेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी वो जानबूझ के ही इसको पेश करती है कि हाँ मेरे सामने खाओ ना, अभी मुझे पता चल जाएगा कि तुम फेंग हो कि नहीं हो। ज़बरदस्ती उसे खाना पड़ता है जिसके बाद कि उसका पेट ही ख़राब हो गया था। इसके बाद सीधा उसे मूवी दिखाने के लिए लेके आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि जो मूवी वो लोग देखने वाले थे वो तो ऑलरेडी प्ले हो गई है। ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उन्होंने अब क्या करेंगे। ये फ़ौरन से ही अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि ये सारा का सारा जो भी थिएटर है इसको बुक करवा लो, और हाँ जो उसकी फेवरेट मूवी थी वो भी दोबारा से चलाने का इसने ऑर्डर दे दिया था। अब जैसे ही मूवी देखते हुए एक रोमांटिक सा सीन आता है तो यहाँ पे दोनों की शक्लें देखने वाली होती हैं। ये तो बड़े प्यार से अपने हैंडसम से हस्बैंड को ही देखने लगी थी। इसका दिल तो करता है उसे किस करने को, लेकिन कर नहीं पाती है। सो नेक्स्ट डे उसे लेके पहुंच आई थी एक बार में और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इतनी ज़्यादा टून हो गई थी तो वो इसे मना करने लगा था कि देखो ऐसा मत करो, और उसकी जो भी बची हुई ड्रिंक होती है वो सारी की सारी उसने पी ली थी और इसे भी घर लेके जाने लगा था। ये कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, वैसे भी क्या हर वक्त सारे लोग मुझे ही बुली करते रहते हो, मुझे क्या समझा हुआ है। डैड है वो मुझसे लव नहीं करते हैं, बस मुझे फोर्स करते हैं कि बस पैसे कमाओ और कुछ नहीं। ऊपर से ग्रैंड पे है वो भी मुझे बुली करने से बाज नहीं आते। आखिर को कोई है जो मुझसे इतना ज़्यादा लव करता होगा। मेरा हस्बैंड है वो भी बहुत ज़्यादा खड़ूस निकला, मुझे छोड़ के ही चला गया, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। बस एक मॉम ही थी जो कि इस दुनिया से चली गई हैं। अगर मॉम होती ना तो आज मैं कभी भी इतनी ज़्यादा बैड लाइफ ना गुजार रही होती। बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। अब यहाँ पे उसे इसके लिए काफ़ी बैड भी फील होता है। इसे बताना तो चाह रहा था कि मैं नहीं फेंकूँ, लेकिन बता नहीं पाता है। तसल्ली देने के अलावा और क्या कह सकता था। फ़ौरन से ही इसके जैसे ही वो वाली ट्रिक यूज़ करता है। एक लॉलीपॉप इसे दिखाने लगा था। अब तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ओ बचपन में मैं जिस लड़के से मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि यही था। लेकिन अभी भी ये मुझसे छुपा क्यों रहा है कि जैसे कि ये फेंग है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा बहकने के बाद ही हमारा हीरो इसे किस करने के लिए इसके क्लोज ही आ जाता है। फिर खुद ही सोचने लगता था ओ नो मैं खुद के साथ चीट तो नहीं कर सकता हूँ। फिर साइड पे ही हो गया था, लेकिन तभी शैन उसे पकड़ के अपने करीब करके किस कर लेती है और इसी के साथ ही ये सीन तो कट। अगले दिन जैसे असिस्टेंट के साथ जॉगिंग वगैरह करने के लिए जाता है तो यहाँ पे अपनी रात होने वाली किस को याद करके बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लगा था। असिस्टेंट इसे यही बताने लगा था कि क्या आपको पता है कि आजकल आपकी कंपनी बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रही है, सो बेहतर यही रहेगा कि आप वापस आ जाएं। अगर आप वापस ना आए तो हो सकता है कि इस तरह से आपकी जो मिसेज हैं उन्हें जेल में भी जाना पड़े, क्योंकि आप पे इल्ज़ाम भी लग चुके हैं। इस बारे में सोचना लगता है कि उन्होंने अब क्या करूं। इधर रात वाली हुई किसको ही लेके ये तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगी थी और ये भी कहती है कि नहीं नहीं अभी इस बारे में मुझे नहीं सोचना है, क्या करूं, मुझे अपने हस्बैंड से ही दोबारा से लव हो गया। यहाँ से वापसी पे उसकी मुलाकात फेंग से हो जाती है और उसे एक्सक्यूज़ करके जाने लगी थी कि मुझे काम के लिए देरी हो रही है। वो कह देता है कि क्या तुम्हें इसी ड्रेस में ही ऑफिस जाना है। ये अब फिर फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग जाती है। अपनी बेस्टी मैंग से कह देती है कि रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक सी डेट का अरेंज करो। आज तो पक्का पक्का मैं फेंग को सारी बात ही कन्फेस कर लूँगी और ये भी कि मैं उसे बहुत ज़्यादा लव भी करने लगी हूँ। इधर अब कंपनी में जो भी सिचुएशन चल रही थी उस सब के बारे में इसने आके फ़ौरन से इसे बता दिया था और ये भी कहता है कि अब तो पक्का पक्का आपको कंपनी में वापस आना पड़ेगा, वरना कि बहुत लेट हो सकती है। इसने भी सोच लिया था कि क्यों ना मैं शैन से अपने सारे जो भी ताल्लुकात वगैरह हैं वो ख़त्म कर दूँ। अगर वो हमारी कंपनी को या हमारी फैमिली को छोड़ के चली ही गई तो यही उसके लिए बेहतर होगा, वरना कि उसे जेल भी जाना पड़ेगा। सो जैसे ही उसके बताए एड्रेस पे पहुंचता है तो उसे पता चल गया था कि ओ वाकई में ये मुझसे लव करने लगी है। क्या इसे पता भी है कि मैं फेंग हूँ या नहीं हूँ।
खैर चलो कोई बात नहीं है, और उसके पास आके कह देता है कि लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे बीच और आपके बीच तो कुछ भी नहीं है, शायद कि अब हम दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए। और ये सारी बातें करने के बाद वो तो वहाँ से चला गया था, और ये बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं था, ये मुझे इतनी सारी बातें सुनाने के बाद कैसे जा सकता है। तो नेक्स्ट डे कंपनी में अब हमारे हीरो की एंट्री हो गई थी। उसने तो सोच लिया था कि जो भी सारी सिचुएशंस हैं इनको मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। ये तो वैसे अच्छी ही बात है कि शन अब हमारी फैमिली से चली ही जाए, बेचारी ने बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त कर लिए हैं। इधर बूजीटियान साहब का तो गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है कि मैंने तो पहले पहले ही फैंग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो पता नहीं बच कैसे गया, इस बार में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी बेटी को तो चांस मिला था कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती या फिर कि हमें दे देती, बट ना उस बेवकूफ़ ने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। अब तो इन दोनों का ही खात्मा कर देना चाहिए, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। और हो सकता है कि उसके बाद ही हम उन सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी है उसे हथिया लेंगे। इधर शैन ने तो अब अपनी ही नई फैमिली को छोड़कर ना जाने का डिसाइड कर लिया था। फौरन से एक इन्वेस्टर को भी कॉल करती है और उनसे कुछ लोन वगैरह मांगने लगी थी, लेकिन वो साहब होते हैं कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, तो इनकी किसी भी कहने में नहीं आ रहे थे। हालांकि ग्रैंडपा भी उन साहब को कॉल करते हैं कि आज तुम जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन तक सिर्फ और सिर्फ मैंने ही तुम्हें पहुंचाया है और तुम हमें ही नखरे दिखा रहे हो। वो साहब थे फिर से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं सोचूंगा आप लोगों को लोन वगैरह देने के बारे में, लेकिन ये तो सारी बस कहने की ही बातें होती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही शैन मिस्टर वांग को मैसेज करती है तो वो इसे कह देते हैं कि तुम एक होटल रूम में पहुंच जाना, वहाँ पे अब तुम लोगों को लोन वगैरह देना है कि नहीं देना है उसके बारे में मैं सोचूंगा। अब जैसे इस बार में मैंग को पता चलता है तो वो अपनी बेस्टी से कहती है कि नहीं, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, कितना घटिया शख्स है ना वो, लेकिन ये मना कर देती है। वो तो उसके साथ जाना चाहती थी। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे हर बुरे वक्त में मैंग ने उसका साथ दिया, वो कभी भी इसे अकेला नहीं छोड़ती थी, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना। ये बहुत ज़्यादा स्वीट एंड केयरिंग थी, लेकिन ये कह रही होती है कि नहीं, अंदर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम बस बाहर ही मेरे आने का वेट करो, अगर मैं ना आई तो प्लीज़ को खबर कर लेना। और ये कहती हुई फ़ौरन से होटल में ही चली गई थी। कंपनी में हमारा हीरो सारे ही मामलात को सुलझाने में ही बिजी होता है कि अब आखिर को मैं ऐसा क्या करूं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब ख़त्म ही हो जाए। अब अचानक ही इसे फ़ोन मिलता है मैंग का कि तुम्हारी बीवी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, फ़ौरन से उसे देखने के लिए जाओ। इसे तो शैन की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। इधर मिस्टर वांग को तो इसने ड्रिंक पे इनवाइट कर लिया था कि रूम में तो हम बाद में जाएंगे। खैर वो भी यहाँ पे ड्रिंक करने के साथ साथ अपने फ़ायदे की भी बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समझ लो कि जैसे कि इसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहा हो कि अगर तुमने मेरे साथ वन नाइट स्पेंड ना की तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। खैर इसने भी काले करतूत तो बहुत ज़्यादा किए होते हैं। और इन सारी बातों की तो वॉइस रिकॉर्डिंग तो शैन ने कर ही दी थी, वो तो अपना फुल इंतज़ाम करके आई थी। और ये सब कुछ देख के इससे पहले कि मिस्टर वांग उससे बदतमीजी करते तभी हमारे ऊपर से हीरो आ जाता है। अब जैसे ही शैन को लेके बाहर निकलता है तो तभी कुछ गुंडों ने इन दोनों को ही किडनैप कर लिया था। अब इन्हें एक सुनसान सी जगह पे ही दिखाया जाता है। यहाँ पे वो इससे पूछ ही रही थी कि मुझे तो पहले ही मालूम हो गया था कि तुम फैंग हो, और ये बात तुमने आखिर को हमसे क्यों छुपाई है। वो अपना सारा का सारा गुस्सा इस पे निकाल देती है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे अपोलोजाइज करता है कि मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था। अब जो भी सारी बात होती है वो इस सब के बारे में इसे बता देता। ये भी कहने लगा था कि लू के जो बच्चे थे वो मेरे थे ही नहीं, डीएनए रिपोर्ट आ गई थी। अब यहाँ से मिसिंग होने के जो भी रीजंस वगैरह थे वो सारे के सारे ही इसे बता देता। और ये भी कहता है कि तुमने क्या समझा था कि जैसे कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही अकेला छोड़ के चला जाऊँगा, बट ना, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। हर वक्त बस सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारी या ग्रैंडपा की ही चिंता रहती थी। मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद ही अब जिसने मुझे आके तसल्ली दी थी या फिर जो मेरी लाइफ में एंटर हुई थी, मेरी सनशाइन कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी। मैंने तुम्हारी खातिर ही उस मूवी थिएटर को भी बुक किया था, इवन कि तुम्हें जो केक पसंद था वो सारे के सारे रेस्टोरेंट को भी बुक करवा लिया। अब इन सारी बातों को तो तुम चाहे नोट करती या ना करती, लेकिन बस ऐसे समझ लो कि मेरा लव शो करवाना बस ऐसे ही था। यार अब इनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या सारी जो भी बातें थी वो क्लियर हो चुकी थी। उसने भी इसे माफ़ कर ही दिया था। अब तभी ऊपर से एंट्री होती है उन्हीं गुंडों की जिसने कि इन्हें किडनैप किया था। ये उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर को ये सब काम करवाने के लिए तुम्हें किसने भेजा था।
वो इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था और तभी इतने में इसका असिस्टेंट और मैंग दोनों ही पुलिस को लेके पहुंच जाए थे। वो भी पकड़े जाते हैं और अभी नहीं पता चलता है कि इन सबको यहाँ पे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि शैन की मॉम और उसके डैडी थे। नेक्स्ट मीडिया के सामने ये लोग अब अपनी कंपनी की जो भी रेपुटेशन ख़राब होके रह गई थी सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि हमने किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं किया था। और अब तो जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह थे वो इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को भी मान गए होते हैं। ग्रैंड पा शैन को भी अपने क्लोज आने को बोलते हैं। उन्होंने फाइनली इसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। इस बात से तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है। चलो इन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ तो खुशी मिली। इधर ही डैड को जेल में दिखाया जाता है। पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और साथ ही साथ मॉम की भी। मॉम तो अभी भी जेलस फील कर रही होती हैं कि आखिर को शन में सब कुछ लाइफ में कैसे मिल सकता है। उसे अपना हस्बैंड भी मिल गया, सारी की सारी दौलत भी मिल गई और हम लोग इधर जेल में ही मर रहे हैं। और इसका जो भी बेटा था उसकी तो इसे परवाह होती ही है कि मैं अब उससे कैसे मिल पाऊंगी, वो तो मुझसे जुदा ही होके रह गया। इधर ही जी ने मैंग मैंग के पास आके उसे अपने लव की कन्फेशन कर ली थी कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से मुझे इग्नोर कर रही थी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। उसने भी इसका लव एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। अब शैन ना सिर्फ अपने छोटे भाई को अपने साथ ठहराने के लिए लेके आई होती है बल्कि इधर ही हमें उन दो बच्चों को भी दिखाया जाता है जिनका कि कभी लू ने यूज़ किया था। वो उसके एडॉप्टिव चाइल्ड थे और कैसे इनके सामने आके झूठ बोलती रही कि ये तो फैंक के बच्चे हैं। अब जो भी था, लू भी एक स्कैंडल के केस में फंस गई थी और वो भी जेल जा चुकी थी। सो उसके बाद ही इसने इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया कि आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। ये मत समझना कि आपके मम्मी पापा नहीं है, हम तो हैं ही सही। ये लोग भी एक हैप्पी फैमिली बनी गए होते हैं। अब नेक्स्ट जैसे ही रूम में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारा हीरो शैन से कहने लगा था कि अब चलो ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई भी आ गया, बाकी दो बच्चे भी आ गए, सो क्यों ना हमें भी अपनी कोई फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो इस बात के लिए शैन भी मान लेती है कि ठीक है। एंड देन इनके इसी रोमांटिक से सीन के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये मिनी ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।